Carbon and its compound lecture. Hey everyone, this is Shivani. Welcome back to my channel. Let's discuss about carbon and its compound. First of all, introduction of carbon and its compound. बेसिकली कार्बन है क्या? कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में हो चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, चाहे वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में, हमारे लिए कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ना, ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ बनाता है। अब वो वाले कंपाउंड्स कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाए जाते हैं उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है बाकी एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हेलोजन्स के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाते हैं, इनके साथ भी ये कंपाउंड्स बनाता है। नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, फॉस्फोरस के साथ भी और सल्फर के साथ भी, ठीक है। बट जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बनाता है तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये जो बाकी के होते हैं ना, इनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर के साथ भी ये कंबाइन कर जाता है, ठीक है। सबसे पहले आ गया, अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये जो ऊपर हाइड्रोकार्बन पड़ा था, ठीक है, ये और हाइड्रोकार्बन के अलावा जो बाकी डेरिवेटिव्स हम लोग बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके या हेलोजन्स के साथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या सल्फर के साथ मिलके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ये काफ़ी सारे हमारी डेली लाइफ में यूजेस शो करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो कार्बन है ना, वो क्लोथ्स में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन्स में, बुक्स में, फूड में, फर्टिलाइजर्स में और फ्यूल में। दीज आर द डेली यूजेस ऑफ कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसकी मतलब कहाँ कहाँ पे मिलता है कार्बन, तो कार्बन जो है वो अर्थ की क्रस्ट पे मिलता है, और कितनी परसेंटेज है कार्बन की अर्थ की क्रस्ट पे? 0.02%, ठीक है। और ये जो अर्थ की क्रस्ट में ये 0.02% प्रेजेंट है, ये किसकी फॉर्म में मिलता है? हमें मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है। कौन कौन से मिनरल्स? कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बोनेट या कोल एंड पेट्रोलियम, इन तीनों की फॉर्म में कार्बन जो है वो अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। कितनी परसेंटेज है इसकी? 0.02%, ठीक है। बट अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन जो है वो 0.03% प्रेजेंट है, और ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये जस्ट एक जर्नल सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट कार्बन, ठीक है। बेसिकली हमारा जो इस चैप्टर के अंदर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो यहाँ से शुरू होता है कि बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन। सो मोस्ट ऑफ द कार्बन जो है दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि कार्बन कुछ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जिनको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है ये दो तरह की हम लोग स्टडी करेंगे, ग्रेफाइट एंड डायमंड। आउट ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट जो है वही सिर्फ गुड कंडक्टर होता है, डायमंड इज द पुअर कंडक्टर, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस इन आवर फ्यूचर वीडियोज़। सो ये सब ये जर्नल सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा होएगा, कि जो अटोमिक नंबर है ना कार्बन का वो 6 है, ठीक है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जितना अटोमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर अटोमिक नंबर 6 है हमारा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6। अब ये बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करा था, शेल्स के अकॉर्डिंग, KLMN एनर्जी शेल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको अरेंज करा था। पहले शेल में हमेशा कितने अकोमोडेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स 2। अगर 6 में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकोमोडेट हो गए तो बाकी कितने बचे? 4, जो नेक्स्ट शेल में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होएगी? 2 और 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी शेल जो किसी भी एलिमेंट की आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका आउटरमोस्ट शेल ये 4 है, L है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4। तो बेसिकली फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हुए? 4। अब नेक्स्ट ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है।
नेक्स्ट आ गया वैलेंसी। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन योर क्लास 9th। वैलेंसी बेसिकली है क्या कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए हर कोई कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के लिए या तो वो डुप्लेट कंप्लीट करता है या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कार्बन जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट वर्ड का मतलब है अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इसके 4 है और वैलेंसी मतलब कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। सो फॉर अटेनिंग नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ तुम लोगों को कि कार्बन के केस में क्या है। फर्स्ट शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बट सेकेंड शेल के अंदर जो एल शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हम लोगों ने बोला कि जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या कार्बन आयनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो अब देखो आयनिक कंपाउंड बेसिकली होता है क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि एक जना, जैसे मान लो ये 2 है एलिमेंट, एक जना लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, जो ये ए वाले एलिमेंट ने जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे वो दूसरे वाला गेन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉन्स को, ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है जिनको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब जो जना लूज करता है ना वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बनना, इसको आयंस बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर द आयंस, और इनकी वजह से जो कंपाउंड जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर अब हम लोगों ने कार्बन के केस में देखना है कि वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं कि नहीं बनाते। अब देखो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मतलब अब ये जो ट्रांसफ़र होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए होता है। ठीक है, अब हर कोई, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है बाय अटेनिंग नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब कार्बन जो है आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए उसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने ये लूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो उसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, ताकि ये जो 2 और 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी है आउटरमोस्ट शेल में, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे अपने आप को नियरेस्ट नोबल गैस तक, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो या तो ये क्या करेगा, इन ऑर्डर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड कार्बन एटम नीड्स टू आइदर गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन सो एज टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो उसको या तो गेन करने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट आ गया कि अगर जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, गेन करना मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या बनते हैं, एनायंस बनते हैं। ठीक है, 2 तरह के आयंस होते हैं, आई हैव डिस्कस कि 2 तरह के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम लोग बोलते हैं कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटायन, और नेगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन। तो अगर तो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, C फॉर नेगेटिव एनायन। बट ये जो एनायन बनेगा ना ये अनस्टेबल होएगा। क्यों अनस्टेबल होएगा, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हम लोग बाहर से और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डालेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना न्यूक्लियस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक तो रीज़न ये हो गया कि न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। दूसरा ये रीज़न है कि एनाइन को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे जो ये वाला जो था उसका मतलब ये वाला जो स्टेप था कि अगर वो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता बाहर से तो वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है, बट ये वाला मेथड भी फेल हो गया क्योंकि एनाइन जो बनेगा वो काफ़ी अनस्टेबल बनता है, और न्यूक्लियस जो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर से जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमने उस न्यूक्लियस के अंदर ऐड करे हैं वो उसको अच्छे से अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी फेल हो गया। फिर दूसरा मैंने ये बोला था यहाँ तो वो गेन करे, वो तो फेल हो गया, यहाँ तो वो लूज़ करे 4 इलेक्ट्रॉन। जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा
तो वो क्या बना देता है, C4 पॉजिटिव कैटाइन। रिमेंबर वहाँ पे उसने गेन करा था तो C4 नेगेटिव एनायन बने थे, यहाँ पे उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं तो लूज़ करे हैं सॉरी, तो C4 पॉजिटिव कैटाइंस बनेंगे। अब सेम है कि जब यहाँ पे एनाइंस बने थे, जब उसने गेन करा था तब भी उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सिमिलरली जब उसने लूज़ करने तब भी उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ताकि वो अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव आउट कर देगा और पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम, जिसके पास 6 प्रोटॉन्स होंगे उसके न्यूक्लियस में, बट होल्डिंग ऑन मतलब जिस कार्बन के पास पहले 6 प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस में, बट जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है। सो इस सब डिस्कशन से क्या पता चला कि फॉर्मेशन कार्बन जो है वो आयंस नहीं बना सकता। जब कार्बन एनाइंस नहीं बना सकता तो इससे यही पता चलता है ना कि कार्बन आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाएगा, क्योंकि आयंस तो उसके कार्बन के केस में बन ही नहीं रहे। तो फिर कार्बन अपने आप को स्टेबल तो हर एक नहीं करना ना। अब आयनिक कंपाउंड से वो बना नहीं सकता, तो फिर वो क्या करता है, हाउएवर कार्बन एटम्स कैन अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन by sharing its valence electrons with other atoms of carbon और with atoms of other element। फिर कार्बन क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने लग जाता है। शेयरिंग या तो वो कार्बन कार्बन के साथ करेगा या कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, उसके साथ ये शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने लग जाएगा। ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होएगा, दोनों एटम्स, जैसे अगर मैं कार्बन और कार्बन की बात कर रही हूँ तो ये भी अपने आप को स्टेबल कर रहा है और ये भी अपने आप को स्टेबल कर रहा है, तो दोनों क्या करते हैं, अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करते हैं एक दूसरे की हेल्प करके बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूड करा कि जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड्स बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये आयनिक बॉन्ड बनाने के बजाय कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। सो ये था सारा कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड हाउ कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। टिल देन stay tuned to my channel. Thank you.